बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग आए हैं यहाँ और फिल्म के लिए आए हैं। और पहली बार एक्चुअली मैं, ऋतु और फराह एक साथ हैं स्क्रीनिंग के लिए। ऑल्दो काफ़ी टाइम से फिल्म रिलीज़ हो गई है, बट समहाउ कहीं ना कहीं किसी वजह से हम बिजी रहे और मिल नहीं पाए तीनों एक साथ। अलग अलग स्क्रीनिंग में रहते थे, हाँ। पर एक साथ नहीं थे। एक साथ आज में। तो आपके जो भी सवाल हैं ऋतु के प्रति, आप प्लीज पहले वो पूछ सकते हैं। सब महसूस कर लिया, बस अभी देख लिया। आप एक्चुअली बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखते हो। थैंक यू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। नहीं बोल रही थी, कुछ क्वेश्चन नहीं है तो 2 मिनट। मुझे ऐसा लगता है कि ये सफर बहुत खूबसूरत रहा मूवी के साथ। और मतलब ये कहने वाली बात तो नहीं है, मतलब सुन के बहुत लोग नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। मतलब इस सोसाइटी में आज की जनरेशन में लड़की का पैदा होना ही एक बहुत बड़ा गुनाह जैसा है, और उसके बाद उसको सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट मुझे लगता है कि एसिड अटैक होने के बाद वो पहले वाली लाइफ से अब वाली लाइफ ज़्यादा बेहतर है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग मुझे सिंपैथी से देखे मुझे नहीं चाहिए। मतलब जैसे नॉर्मल लोग हैं वैसे ही मैं हूँ, पर मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या हो रहा है। तो उसके बाद और सुंदर हो गई, जहाँ मन करता है जा सकती हूँ। पहले बाउंडेशन थी, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ये है वो है, मम्मी पापा मतलब सब लोग। पर ये उनको एक टाइम के बाद ही रियलाइज होता है कि नहीं, लड़कियाँ खुद का स्टैंड ले सकती हैं। शायद ऐसा कह सकते हैं, पहले सुंदर दिखती थी फेस से, दिल तो वैसा ही रहता है लास्ट सांस तक। वो आजकल इंस्टाग्राम पे भी 2 हाथ देखते हैं ना, एक बूढ़ी औरत का होता है, एक जवान का। एक टाइम के बाद वो आना ही है, तो वो फेस की सुंदरता मायने ही नहीं रखती है, दिल की रखती है। तो वैसा ही है कि एक टाइम के बाद वैसा होना ही है। तो मतलब मुझे लगता है दिल से सुंदर होना ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। और सब ठीक है। ऐसे पॉजिटिव जो अप्रोच हुआ वो कब हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा बताइए। मैं स्पोर्ट्स प्लेयर रही हूँ। मतलब मैं 8th स्टैंडर्ड में भी नहीं, 5th-6th स्टैंडर्ड में थे, मैं वॉलीबॉल खेलती थी। और मैंने बहुत थोड़े समय में स्टेट लेवल पे खेला था। मुझे नहीं पता ये होता है या ऐसे ही कहने वाली बात है। मेरे फैमिली में सब लोग स्पोर्ट्स प्लेयर है, मेरी एक सिस्टर को छोड़ के हम 5 सिबलिंग्स हैं। तो वहाँ से हिम्मत है। पर मुझे ऐसा भी लगता है सेम टाइम, अभी आप बैठे हो, खड़े होके लगता है ना, अरे यार कमर में दर्द हो रही है। तब तक वो कमर का दर्द नहीं पता चलता है जब तक आप बैठ के बहुत देर खड़े नहीं होते हो। तो किसी भी पेन को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपके साथ वो हो नहीं जाता। और पता नहीं, मैं तो भगवान पे बहुत भरोसा करती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं से शक्ति भी देता है उसको झेलने की। तो वैसा ही है कि ये हुआ, बहुत पेनफुल है, आज भी बहुत पेनफुल है, बट उसको सहन करने की भी शक्ति कहीं ना कहीं से आती है। और बैकबोन बन के बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं साथ में। जिन शख्स ने आपके साथ ये किया, जिन आदमियों ने, क्या आप उनको दोबारा मिली? और क्या आपको लगता है कि उनको जो सजा मिली है, बिल्कुल पहली बात तो क्या उनको सजा मिली अप्रोप्रिएटली? और आपको लगता है कि जो उनको सजा मिली क्या वो बराबर थी? मुझे लगता है कि इंडिया में इतना कानून नहीं है, और मतलब ऐसा है ही नहीं। आप कुछ भी क्राइम करके आओ, थोड़े टाइम के बाद बाहर चले जाते हो। एसिड अटैक के केस में लाइफ टाइम का सजा मिलता है। मेरे केस में 2 लोगों को 10-10 साल का और 3 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली थी। पर 2012 में अटैक हुआ था और 2017 में वो सब लोग बाहर चले गए। तो कुछ ज्यादा और कम नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान कोई गलती करता है, नॉर्मल गलती भी, बड़ी छोटी, ठीक है, मैं उसको अपने साइड से माफ कर दिया, ठीक है, भगवान उससे बदला लेगा या भगवान उसको सजा देगा उसकी। पर उसके बाद 5 साल में क्या होता है, आज भी वो ऐसे ही घूम रहा है। जिंदगी मेरी खराब हुई, लेफ्ट आई से मैं नहीं देख पाती हूँ, सर्वाइव मैं कर रही हूँ, हर एक जगह पे मुझे खड़ा होना पड़ता है सामने, आज भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वो क्या आपका एक उनसे दोबारा मुलाकात हुई? मैं कभी फेस टू फेस तो नहीं मिली। और ऐसा होता भी है कि जब उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा हुई थी तो ठीक है, उसके बाद मुझे नहीं पता, हाई कोर्ट जाना पड़ता है, लॉयर दूसरा करना पड़ता है, मुझे नहीं पता आइडिया था।
तो फिर मुझे कोई नोटिस भी नहीं आया, कभी मुझे पता नहीं चला कि वो 5 साल में बाहर चले गए। और उसके बाद जब वो बाहर जाते हैं तो शायद जज उनको एक लाइन तो बोलते ही हैं, मैंने ऐसा सुना है, मुझे पता नहीं है, कि आप कभी भी उसका आमना सामना करोगे, उसने आपकी कंप्लेंट कर दी तो आप फिर कभी बाहर नहीं आ सकते। तो मेरे तो आज तक नहीं मिली। मेरा भी आपने कभी वापस कंप्लेंट क्यों नहीं की अगर ऐसा है तो? मैम देखो, एक बात है, छोटी सी जिंदगी है, मुझे नहीं पता अगले मिनट मेरे साथ क्या होगा, पर मैं उस कोर्ट के ही चक्कर लगाती रही जिंदगी भर। ना तो मैं ट्रीटमेंट करा पाऊंगी, ना मैं मेरा पास्ट तो जो हो गया, ना मैं मेरा फ्यूचर प्रेजेंट ही नहीं जी सकती। हर दिन कोर्ट में भागते रहो, ट्रीटमेंट कराते रहो, जिंदगी यहीं पे रहेगी। मैं मेरे लिए क्या? तो मुझे लगता है कि मैं आज में खुश हूँ। ठीक है, देखा जाएगा, आज तक तो आमना सामना कभी हुआ नहीं। पॉजिटिव हो, दैट्स ग्रेट, बट आप पावरफुल, आपको ऐसा लगता है कि जब आप पॉजिटिव हो आप पावरफुल नहीं बन सकते हो, और अगर आप पावरफुल भी हो सकते हो पॉजिटिव होने के इसमें एक चीज ये कि पर्सनली मतलब आपको अगर जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे। मैं समझ सकती हूँ, मैं आपकी फीलिंग को भी समझ रही हूँ सेम टाइम कि मतलब आज उसको नहीं तो फिर कल कोई और भी। Exactly. मैं समझ रही हूँ, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी देखिए, आज भी एसिड अटैक होते हैं, वो आंकड़े थोड़े कम हुए होंगे, ऊपर नीचे हुए रहेंगे, बट आज भी एसिड अटैक हो रहे हैं, आज भी वैसा ही हो रहा है। कितने लोगों को 10-10, 20-20 साल सजा पाने को लगता है, कितना लोग भागेगा? आज के लॉयर की फीस अफोर्ड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और मैंने आज तक मेरा गवर्नमेंट लॉयर देखा नहीं, तो मैं कहाँ भागूं? मैं सिर्फ कोर्ट की तारीख लेती रहूं और मैं करती रहूं, उसके बाद क्या? तो मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके शायद हिसाब से क्या लॉ होना चाहिए जो हम मुझे लगता है कि 2.5 साल में सजा हुई 2.5 महीने में ही हो जानी चाहिए। और आपको लगता है कि ये बहुत ही गंदा अपराध है तो सजाए मौत भी हो सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सजाए मौत ना दो तो उसको 1 मिनट में फांसी भी दे देंगे तो खत्म, कोई रियलाइजेशन नहीं है उसको, बट उसको जेल से तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जितना ज्यादा मतलब उसको, मुझे नहीं पता जेल के अंदर क्या होता है, आराम से बैठ के सिर्फ खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, मजे करते हैं, मुझे ये नहीं पता, पर उसके अंदर भी कुछ तो करवाते हैं, कुछ काम करवाते हैं। वो इतना हार्ड कराना चाहिए कि रियलाइज और बाहर वो बातें पता चलनी चाहिए कि ऐसा होता है, तो शायद फिर कभी कोई ऐसा ना करे। और सजा पूरी भुगतनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जन्म टिप हो गई और 7 साल में निकल, 5 साल में निकल 10 साल या ऐसा- 7 साल जो है ना, वो मतलब मेरे अपने मानने के हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि हमारे जो एसिड सर्वाइवर हैं उनकी तो पूरी लाइफ डैमेज है। ये तो हम इतना स्ट्रांग है जो इतना इजीली चीज़ों को कर रहे हैं अपने मतलब अपने एफर्ट लगा के, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत पेनफुल है, बहुत मुश्किल है लाइफ सरवाइव करना। आम इंसान की इतना मुश्किल है तो आप सोचिए एसिड सर्वाइवर की या कोई भी सर्वाइवर हो उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा। और ऐसे भी कहते हैं ना कि 14 साल की सजा है, उम्र कैद की 14 साल की सजा है, उसमें भी दिन और रात मिलाते हैं, तो दिन 7 साल हो गए। क्या दिन और रात? जब एसिड फेंका तो दिन रात नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो मतलब कहाँ तक क्या सोच है, क्या है, मैं तो समझना बहुत ही हमारे कानून को स्ट्रिक्टली इस चीज का डिसीजन लेना चाहिए, और मेरे मायने के हिसाब से कि आपको चौराहे पे वो सजा मिलना चाहिए जो लोगों में वो डर हो। मेन चीज होता है डर, हमारे मन में डर नहीं है कानून के लिए, हम कुछ भी कर लेंगे, हमें बेल मिल जाएगा, हम अपना कहीं भी जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और जेल में भी हैं तो हमें खाने को, पीने को, रहने को, खाने को, सोने को सब मिल रहा है। लेकिन जो हम लोग डॉक्टर के साथ सरवाइव कर रहे होते हैं, जो पेन नसें नहीं मिलती हैं, तो पूरी बॉडी में हर जगह पे कैनुला लगाने के लिए कोशिश की जाती है, वो कितना पेनफुल होता है। जब नसें मतलब बंद हो जाती हैं तो उसमें पानी डाला जाता है उसको डिप को अंदर जाने के लिए, तो वो कितना पेनफुल होता है, मतलब वो पेन हम लोग अल्फाज में नहीं बोल सकते। तो सज़ा भी उसी हिसाब से होना चाहिए। ये ऑफ कोर्स पनिशमेंट एंड लॉज ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। पनिशमेंट ऑफ कोर्स शुड बी लॉन्गर और until life in actual life in prison, so that कि वो रिग्रेट करने का टाइम मिले। पर सिर्फ डिटरेंट से आई थिंक काम नहीं बनेगा। आई थिंक ये चीज़ एसिड अटैक एक ट्रांसलेशन है ऑफ सर्टन काइंड ऑफ वायलेंस जो सोसाइटी में ऑलरेडी है। वो एक हमें बहुत सटल लेवल्स पे अलग अलग वेज में दिखता है, विच इज़ फॉर एग्जाम्पल कि हम एक औरत को कैसे देखते हैं, एक औरत कैसे प्रोजेक्ट होती है अलग अलग फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में, एंड इतनी नौबत ऐसे कैसे आ गई कि हम उस वायलेंस को एसिड अटैक तक ले गए।
कि दैट वाज द ओनली वे कि हम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे फिजिकली, तो हम समझेंगे कि वो उनकी एजेंसी खत्म हो गई है। सो वो जो इंटरनल डायलॉग है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे फैमिलीज़ में भी, फ्रेंड सर्कल में भी इधर एक काइंड ऑफ डिस्कोर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक जेंडर बेस्ड वायलेंस का ही एक और पहलू है। Don't you think it should start from the very school level that you know It should be aggression at every control level, and- even at home level. हाँ, मतलब aggression घर पे भी control माँ and बाप talk about it, बात तो हर जगह होनी चाहिए ना। talk about But it. that is then the whole question of the patriarchal structure Yeah. in India specifically. all over the world. नहीं, हर जगह है ये But तो, in India it's- but India हाँ, ज़्यादा है। साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा है। और इनफैक्ट जनरली ग्लोबल साउथ में इट इज़ अ लिटिल बिट ऑन द नोज। ऑफ कोर्स बाकी देशों में भी है, यूरोप में भी है, यूएस में भी है, हर जगह फैला हुआ है। इनफैक्ट एसिड अटैक सिर्फ यहाँ नहीं होते हैं, ग्लोबली होते हैं एसिड अटैक्स। नंबर्स आर क्वाइट हाई एवरीवेयर, इवन इन साउथ ईस्ट एशिया। ऑफ कोर्स साउथ एशिया में इतना हाई है कि यू कांट लाइक, वो नंबर्स में ही इट गोज ऑन अनदर लेवल। मगर इंडिया में हम देखेंगे तो ज्यादा ये जो झारखंड से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली ये एरिया में कितना परसेंटेज होते हैं ये केसेस, और दूसरे जो रेस्ट ऑफ द इंडिया में कितने केसेस है, वो आपने कुछ उसमें पर आपने निकाला? कैसे इसमें नॉर्थ क्योंकि ज्यादा ये नॉर्दर्न बेल्ट में द नंबर्स आर सबसे ज्यादा हाँ, हाई। वही। हाँ, That is because we also know कि हमारी नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ इंडिया कैसी है, राइट? We know that there is much more gender based violence, patriarchy, masculinity, हर तरह की चीजें ज्यादा हैं अगर आप जैसे जैसे नॉर्थ चले जाओ। What did you take out from this? How From did your you get into experience? it? When I was growing up, मेरी फैमिली में भी मैंने कई तरह का वायलेंस विटनेस किया, मम्मी के प्रति या बहन के प्रति, अपने ही फैमिली मेम्बर्स ने जो किया था, मेरे ही रिलेटिव्स ने। तो आई वॉज विटनेसिंग इट। कई बार मेरी माँ इसके बारे में बात करती रहती थी, मतलब शी यूज्ड टू कंप्लेन अ लॉट टू डेफ ईयर्स ऑलमोस्ट इन अ वे, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं था। द रीज़न वाई दिस अब्यूज वाज हैपनिंग वाज बिकॉज मेरी माँ इतनी एजुकेटेड नहीं थी, और मेरी जो फादर्स साइड ऑफ द फैमिली थी वो बहुत हाईली एजुकेटेड थी। तो वो उन्हें बहुत नीचा देखते थे कि ये आ गई, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे नौकरानी आ गई हमारे घर पे, ऐसी बातें होती थी घर पे। और तो ये सब सुनता हुआ बड़ा हुआ, एंड ऑफ कोर्स बाकी चीज़ें भी देखते ही हो कि मतलब बहन बाहर जाती है, बस में समवन ग्रोप्स हर, ये सारे इंसिडेंट्स बहुत नॉर्मलाइज हो गए इन अ वे लाइफ में। फ्रेंड्स के साथ भी ये सारे एक्सपीरियंसेस हुए, बट सो कहीं ना कहीं एक तरह का फ्रस्ट्रेशन अंदर डेवलप हो रहा था ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम। एंड फिर इट वाज आई थिंक मोर अ मैटर ऑफ चांस कि मैं ऑनलाइन आर्टिकल्स में मैंने एक्चुअली शीरोज़ की, ऋतु की, अंशु की, फरा की फ़ोटोज़ देखी, वीडियोज़ देखे। उसके अंदर आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि इन सारी फ़ोटोज़ में हंस रहे थे और बहुत खुश थे। तो फिर मेरे को वो क्यूरियोसिटी जागरूक हुई कि मेरे को और जानना है। तो देन मैं एक्चुअली शीरोज़ पहुंच गया आगरा, अगेन ऑन अ हंच। मुझे नहीं पता था कि ऐसा फिल्म निकलेगा इससे या क्या होगा, बट मैं कैमरा लेके पहुंच गया। और हैपन टू बी के द फर्स्ट पर्सन आई मेट वाज जो जिनने स्टार्ट किया है शीरोज़, आशीष भैया, उनसे मिला। फिर सेकंड ऋतु थी, थर्ड फरा थी। तो एक तरह से वो फर्स्ट इंटरेक्शन में ही काफ़ी अच्छी वार्म इंटरेक्शन थी। एंड बाद में ऋतु और फरा ने मतलब बाद में लाइक जहाँ वो रहते थे, मतलब कैफ़े, जब वो पूरा दिन काम करके थक के घर जाते थे, उस टाइम पे मेरे को बुला लिया हैंग आउट करने। तो हम लोग फिर काफ़ी बातें चलती रहती थी, कई बार रात को 12 बजे तक बातें करते थे। तो ऐसे थोड़ा एक दोस्ती जैसी डेवलप हो गई और वो कंटिन्यू होती रही, क्योंकि मेरे को अब ये जो फ्रेंडशिप जो क्रिएट हुई थी, ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, शीरोज़ में आते हैं, वो कैप्चर करते हैं कोई चीज़ को, वीडियो कैप्चर करते हैं, मीडिया से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो ऋतु वगैरह से मिल के बस चले जाते हैं, बट जानने की कोशिश नहीं करते। तो ये बहुत ऑफन मैंने देखा, तो मेरे को थोड़ा चेंज करने का मन किया कि मैं एक्चुअली ज़्यादा जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे है क्या। हाउ डू आई रियली गेट टू नो दीज पीपल हु आर जो इतनी एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ फिजिकल और मेंटल वायलेंस फेस कर चुके हैं।
So that's how the journey started. मैं मुझे पूछना था कि आपके अंदर वो अभी भी वो रिवेंज की फीलिंग है कि आपने माफ कर दिया, क्या मतलब आपको कभी मौका मिले तो नहीं, मुझे कभी वो जो अंदर से वो रिवेंज की फीलिंग आती है अब भी है वो कभी नहीं आती, मतलब कभी भी ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं मतलब होता है ना किसी ने अगर मेरे साथ कुछ किया तो मैं भी वापस लगता है शुरू में लगता था मैं भी उसको मैं नहीं कर सकती अपने हाथ से, मुझे कोई चींटी भी मेरे पैर के नीचे आता मुझे बहुत दुख होता है, सच में बहुत दुख होता है। और मैं किसी इंसान को कोई बात बोलने से भी पहले मुझे ऐसा लगता है यार मेरी बात खराब लग जाएगी, पर मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो आपने माफ कर दिया एकदम से। हाँ मैंने माफ कर दिया, ठीक है। अब मैं अपनी लाइफ में इतने बिजी हूँ ना कि मुझे टाइम नहीं है और मुझे लाइफ में बहुत थोड़े 2-4% खराब लोग मिले, तो मेरे हस्बैंड जैसे मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले, मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हर कदम पे मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि मुझे बहुत दूर का नहीं देखना है, मुझे अपने आसपास रहना, खुशियाँ उतनी। क्योंकि अगर आप फिर से वापस लेके बदला लेने की बात करेंगे तो शायद इससे ज़्यादा शायद उभर नहीं पाएंगे और प्रेजेंट जो ज़िंदगी है उस खुशी के साथ नहीं जी पाएंगे। सो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट्री। एंड इसलिए एक्चुअली आई ऑल्सो वांटेड टू ये स्ट्रक्चर द फिल्म इन अ वे दैट के ये ऋतु और फराह ओनली लीड दिस फिल्म एक्चुअली, एंड माय इंटरवेंशन एज अ डायरेक्टर इन टर्म्स ऑफ कोट एंड कोट डायरेक्टिंग वाज वेरी लेस। मतलब मैं आई डोंट थिंक ऐसा हुआ है कभी कि मैं ऋतु और फराह कुछ बोलूँ आप ये करो वो करो ये करो, ये मेरी इस तरह का मोड था ही नहीं फंक्शन करने का। तो वो एक्चुअली बहुत ऑर्गेनिकली चीज़ें हो रही थी एंड वो सारी कुछ वो रिलेशनशिप के थ्रू ही निकल के आ रही थी, हमारी फ्रेंडशिप के थ्रू। और तीसरी चीज़ ये है कि एक जो एक दूसरे का नज़रिया होता है ना किसी को परसीव करने का, इस पे आई वांटेड टू एक्चुअली ओपन अप द फिल्म कि हम एक दूसरे को कैसे देखते हैं, हम एक दूसरे को कैसे समझते हैं। तो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैंने जो इंटेंड किया था कि स्ट्रक्चर में आई विल गो फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल टू अ साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब यू सी people surviving and existing and persevering, and you over a period of time get closer and closer and closer, so you start seeing their personality, you start going into their hopes, dreams, fears, anxieties, their philosophical discourse that exists. It works at another level altogether also. It actually challenges our concept of beauty, because that is, I think, at the crux of your film. It shows how shallow our understanding of beauty is. And Yeah. It's over and above the face value of whatever we perceive as beauty in the society. The color, the race, I mean, so many things a woman or a male goes through in the society. It's all and above, and it's all inside, as she said. It's all inside. And red looks good. And as you said at the beginning, the kind of violence that we live with every day, which is suppressed but can come out any time, especially in our country. I don't know if your studies showed that the incidence is higher in India or in South Asia than in other parts of the world. The number well, both actually, unreported and reported cases, both are highest in South Asia. How highest? Yeah. Highest. Much higher than other countries actually. Yeah. And in India, more than India तो कि numbers purely by number itself, वो तो population numbers की वजह से इतना है. And also that it is 99.9% that the male does the violence, right? There was a one incident when a mother threw on her daughter, but that must be very rare. कुछ मेल्स पे भी हुए हैं. It's like a weapon. मतलब लोग चाकू मारते हैं ना या गोली मारते हैं तो एसिड भी एक तरह का वेपन ही हो गया ना, वेपन की तरह उसे यूज कर रहे हैं. Male as victim possibly बहुत कम, मतलब 3-4 ऐसे. पर साउथ में ऑलमोस्ट लाइक नील है कि वहाँ भी कुछ ऐसा बहुत कम है. मतलब उड़ीसा के साइड है फॉर एग्जांपल. No, but I am talking about आंध्रा, कर्नाटका, केरला में ऑलमोस्ट मिनिमल. हाँ, almost. हाँ. Very rare cases. education While your study was going on for this, इस केस से education
कोई लेना नहीं होता है। जैसे रानी का केस, एक सर्वाइवर है उड़ीसा की रानी, तो उनके ऊपर एक आर्मी वाले ने एसिड अटैक किया था। तो आपके माइंड में क्या है, इसमें एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं। It's a एसिड आपके mentality माइंड thing. में है ना, आप उस एजुकेशन से आपका कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम अपने माइंड से किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं तो हम वही वो करेंगे aggression ना, है शायद वही से, चीज no? करेंगे। वो जो चैनलाइज ही नहीं कल्चर हो से रहा। जरूर लेना देना है। जैसे साउथ का कल्चर है वो थोड़ा जरा हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर साइड में है, नॉर्थ का है थोड़ा एग्रेशन है, यू नो, तो उस वजह से तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है। जो साउथ का है दया भाव उस तरफ को ज्यादा है, रिलीजियसनेस ज्यादा है, दैट्स Education रादर देन एजुकेशन, रादर देन सर एजुकेशन। वो उसमें भी होता है एसिड की अवेलेबिलिटी और वो सारी चीजें। मेरे अगर husband ऐसे ने साउथ किया को था, आप वो बोलेंगे भी तो law साउथ करे सुसाइड हुए बॉम्बिंग किसने स्टार्ट किया था? तो एलटीडी ने किया था। Actually, हाँ, it's very interesting है कि फराह के जो एक्स हस्बैंड है वो लॉयर थे himself, quite highly educated in that sense. But again, हाँ, एकदम सही कह रही हैं फराह। It's not just about कि कितने डिग्री तक तुमने पढ़ा है या कौन सी क्लास कंप्लीट करी है। एक तरह की मेंटालिटी जो एग्जिस्ट करती है वो मोस्ट एजुकेटेड पीपल कैन बी आल्सो वेरी वायलेंट, एज वी हैव सीन इन द करंट क्लाइमेट एज वेल, राइट? What you perceive as education. ये थोड़ी ना होता है कि भाई डिग्री है आप एजुकेटेड। और एक्चुअली मेरे लिए इस फिल्म में सबसे ज़्यादा और भी एक और टेक अवे है एक्चुअली। इट्स और एक्चुअली वो सिर्फ फिल्म में नहीं, वो रियलिटी इटसेल्फ से मेरे लिए टेक अवे निकल के आता है। वो इज दैट रेजिस्टेंस इन द एवरीडेनेस। सो योर एवरीडे लाइफ इटसेल्फ, दैट यू आर गेटिंग अप, यू आर गोइंग टू वर्क, यू हैव अ सेंस ऑफ पर्पस, तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, उसमें मीनिंग फाइंड कर रहे हो, उसमें मज़ा भी फाइंड कर रहे हो, ये सारी फ्रेंडशिप्स भी क्रिएट कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर नॉट लेटिंग वायलेंस ओवरकम यू। दैट इज रेजिस्टेंस इटसेल्फ। मतलब एक तरह का रेजिस्टेंस धरना करना भी होता है, एक तरह का रेजिस्टेंस एंजॉय करना, लाइफ अपना चल रहा है। टू बी एबल टू रियली फाइंड मीनिंग इन योर ओन लाइफ। एंड आई थिंक ये चीज़ हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे होते हैं किसी ना किसी तरह, on a daily basis. We all are doing that irrespective of whether we go through violence or not. Do you think one of the reasons could be that because every woman is a little slightly more resilient towards issues in their life, or they tolerate more in their life, that things go wrong with women only and there are lesser acid attacks on men as compared to women? Here, the idea of see, सिर्फ acid attack की बात नहीं है ना. We see that there is a kind of gender disparity in most houses. So we see like in a very quote unquote traditional household, the man is becoming the provider and the woman is working at home. Automatically because the woman is staying at home more, the amount of, and also she's not the earning person in the house, that means her say in the house is lesser, which means automatically that puts a power structure shift. Okay, the man has more power to say things to her than she can retort back. This very small thing actually reflects in everything else. So that is what I'm talking about, and that is something which is very structural in our system. See, there are many theories about के patriarchy किस तरह start हुई, पितृसत्ता कैसे शुरू हुई। तो इसकी तो काफ़ी सारी theories हैं। कुछ कहते हैं कि biological difference की वजह से, because women can procreate, they were used as basically to increase the number of army, because they can produce children who will slowly, like when I'm talking about tribal times and archaic times, तो वो tribes को जब बड़ा करना था, stronger करना था, और soldiers चाहिए थे, और काम करने वाले चाहिए थे, और hunters चाहिए थे, तो और बच्चे पैदा करने की क्षमता औरत ही कर सकती है, which basically meant that men automatically became the protectors of the child bearers, because they knew that they could, produce a child which they can't do themselves. But there are many sociological factors which also started creeping up because of this particular scenario, right? And that we started to see over a period of time, that because men had more leeway in terms of exploring and going anywhere, and even sometimes because of this particular change in dynamics, they had to become stronger as well to be able to start protecting their women. Right. But there are very different ways in which patriarchy has evolved over a period of time. We also talk about how women became physically also weaker over a period of time because of undernutrition. So
मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा लंबा, like it's a long story, but idea is not only to figure out where patriarchy started, but how do we address it on a contemporary level. जैसे जो एसिड जो फेंक रहे थे जो लोग हैं उनको भी प्रोजेक्ट वगैरह किया गया, डिड इट ब्रिंग एनी चेंज इन देम, डिड दे फील बैड, या उनको बाद में कन्फ्यूज किसी ने किया है क्या मैंने गलती अभी करी, तक ऐसा तो कुछ मेरी हुआ नज़र था? में ऐसा नहीं आया है कि किसी ने एसिड डालने के बाद उसको रियलाइज़ हुआ हो कि हमने गलती की है। उनका सामने से यही होता है कि हमने ऐसा किया ही नहीं है। अच्छा, और सबसे बड़ी मेन बात They don't even accept it. नहीं, नॉट एक्सेप्टेड। तो मेरा जब केस चल रहा था तो मेरा कभी सामना नहीं हुआ, मैम ने क्वेश्चन किया था तो मेरा भी कभी सामना नहीं हुआ, और मैं चाहती भी नहीं हूँ सामना करना उस बंदे का जिसने मेरी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। लेकिन उसके बाद उसने कोशिश की थी कि इस केस को मतलब मैं कुछ पेमेंट करके फिनिश करवा दूं, बट मैंने नहीं किया। मेरा 4 साल केस ओनली चला और 3.5 साल की उसको सज़ा हुई। तो उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया का जो कानून है वो कितना मतलब इंसाफ ही नहीं मिला मुझे, एक तरह से देखा जाए कि मेरी पूरी लाइफ डैमेज है, मुझे पूरी लाइफ मतलब आखिरी सांस तक सरवाइव करना है, और सिर्फ जज को प्रूफ भी मुझे ही देना है कि एसिड अटैक सामने वाले ने किया है। तो सबसे बड़ा तो वही आंखों पे पट्टी जो बंधी हुई है, तो मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने और आगे स्टेप नहीं बढ़ाया। और जब आपका अटैक होता है और जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो वो बहुत ही मतलब पेनफुल इसलिए होता है कि आपको सर्जरीज की डिसीजन लेना है, आपको किस डॉक्टर चूज करना है। अगर आपने एक डॉक्टर भी अगर मिस कर दिया या मतलब डीपली नहीं आपने सोचा तो आपका सर्जरी भी उसमें पस पड़ जाता है, फिर दूसरे डॉक्टर मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो फिर उस टाइम फाइनेंशियली मानो मेरे ऊपर अटैक हुआ तो मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर लग गए, तो जो एक इनकम था वो भी बंद हो गया, जो मेरा बिजनेस था वो भी बंद हो गया। तो फाइनेंशियली इश्यूज भी इतने बड़े हो जाते हैं कि इंसान कैसे सर्वाइव करे, ट्रीटमेंट कराए, कि केस लड़े, और उसके साथ बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो आपके हस्बैंड भी लॉयर थे ना, आपने कहा आपका हस्बैंड हाँ, तो आपके लिए और भी मुश्किल होगा था, बिकॉज वो लीगल आदमी है, वो अपना दिमाग अपने को डिफेंड करने में थोड़ा और पावरफुल हो जाता होगा, आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी और इंक्रीज हो जाती है। जी जी, पर ये केस भी बहुत सारे केस ऐसे हैं जो 10-10 साल चल रहे हैं, लड़कियां लड़ रही हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो इस केस में तो ऑलरेडी 6 महीने या 3 महीने के अंदर स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करके उसको सजा पनिशमेंट देना चाहिए। स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। बिल्कुल। मेरा 31 सर्जरी हो चुका है अभी तक, मैं वेंटिलेटर तक पे जा चुकी हूँ, बट वेंटिलेटर से भी मैं वापस अपने कॉन्फिडेंस की वजह से आई हूँ, क्योंकि जब मेरा सर्जरी हुआ और तो मैं होश में गई अंदर, फिर उसके बाद क्या कहते हैं सुबह 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक सर्जरी चला, और यहाँ से मेरी वैन निकाली गई थी, ये नस और ये स्किन, तो यहाँ से डाल के यहाँ तो नस ने ब्लड सर्कुलेशन करानी में वेंटिलेटर चली गई। जब मुझे होश आया तो मैंने हिलने की कोशिश की तो बॉडी हिली ही नहीं, तो मुझे लगा मैं मर गई। तो आप सोचिए वो समय मुझे नहीं याद है कितना, लेकिन उस समय मैंने अपना माइंड का, क्योंकि आपका बॉडी काम नहीं कर रहा होता लेकिन आपका माइंड चल रहा होता, आपको तकलीफ फील हो रही होती, बस आप मूवमेंट कुछ नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते हो। तो उस टाइम मैंने अपनी काउंसलिंग खुद की वेंटिलेटर पे लेटे लेटे। तो वही है कि ऊपर वाला कुछ चीज़ें लेता है आपको तो कुछ चीज़ें आपको देता भी है। मेरे मतलब मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, उनकी वजह से और ऊपर वाले की वजह से आज मैं आप सबके सामने हूँ। लेकिन जब अटैक हुआ था ना, तब मेरे सर पे हाथ तो था लेकिन मेरी काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं था, मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, मेरे ऑपरेशन के डिसीजन लेने वाला कोई नहीं था। उस टाइम भी मैंने ही सारे डिसीजन लिए और सारी सर्जरीज कराई, डॉक्टर चूज किए, बहुत ज़्यादा। बस मन में ये था कि मुझे ठीक होना है और जैसे मुझे मेरा काम चल रहा था वैसे ही मुझे आगे बढ़ना है और चीज़ों को बेहतर करना है। आप अभी कर रहे हो आपके बिजनेस? हाँ जी, अभी मेरा रेस्टोरेंट का प्लान है, बट अभी मैंने एक स्टॉल डाला है होप कैफ़े के नाम से लखनऊ में। आप लोग चटोरी गली पे सर्च कर सकते हैं। लखनऊ की फेमस है वो जगह 1090, जो आप लोग जानते होंगे इंटरनेशनल वुमेन्स का जो हेल्पलाइन नंबर है, तो वहीं पे है चटोरी गली, जो चटोरीपन होता है वहाँ। तो वहीं पे मैंने स्टार्ट किया होप कैफे। अच्छा नाम है। इंडिया लेवल पे बने देश के लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम कर रहे हैं इसके ऊपर? जी, कुछ लोग कर रहे हैं, जैसे कि शाहरुख खान मीर फाउंडेशन,
उन्होंने ये वाला नोज का सर्जरी कराया था जो मैं वेंटिलेटर गई हूँ। और कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग मतलब एसिड पे काम कर रहे हैं, जैसे कि एक शाहीन मलिक है ब्रेव सोल्स, वो पहले मीर फाउंडेशन में थी, वो भी कर रही हैं सर्वाइवर के लिए, जैसे ट्रीटमेंट देना, बेस्ट ट्रीटमेंट दिलाना और उनका राशन आशन का देखना, क्योंकि बहुत सारी सर्वाइवर ऐसी हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं। बहुत सी सर्वाइवर ऐसी हैं जिनका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है, और ये ऐसा अटैक जो है वो पानी की तरह होता है, तो अगर चेहरे पे डाला है तो आईज का विजन जाना ही जाना है। तो मेरा भी इसमें विजन नहीं था जब मेरा अटैक हुआ था, बिल्कुल बस ऐसा लगता था सुबह हो गई शाम हो गई। मेरा 2-3 सर्जरी के बाद अभी इतना विजन आया है कि मैं चल लेती हूँ। आपने मूवी में भी देखा है कि उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। अभी लास्ट ईयर कुछ सर्जरीज हुई हैं तो उससे थोड़ा सा विजन मतलब अभी 20% है कि मैं यहाँ पे थोड़ा देख पा रही हूँ। काउंसलिंग मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे आप कह रही हैं कि अगर, क्योंकि उसको हिम्मत कहाँ से आएगी जब आपके साथ काउंसलिंग, आपने सही कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई पैसा दे देगा, ये कर देगा, क्योंकि काउंसलिंग एक बड़ा स्पेशलाइज्ड काम है। एक्चुअली क्या है, पहले नहीं था। जिस टाइम मेरा 2011 फरवरी को ऐसे अटैक हुआ था, तो उस टाइम इतने मतलब जो लॉ है वो भी नहीं आए थे, इतनी सुविधा नहीं थी लोगों को। तो मेन चीज़ क्या, डॉक्टर भी अवेयर नहीं थे ना कि ऐसे अटैक का ट्रीटमेंट हमें करना कैसे है। जैसे कि मेरा अगर उस टाइम पे आई वॉश करा दिया जाता तो मेरा विजन बच सकता था, पर उनको नॉलेज ही नहीं था, तो जो डैमेज होता था वो तो हुआ ही। और एसिड ऐसा है कि अगर आपकी बॉडी पे डलता है तो 24 से 48 घंटे तक वो काम करता है आपको ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी। अगर उस टाइम वॉश हो जाता तो बहुत कुछ डैमेज होने से बच जाता। मेरा नोज यहाँ था, लिप्स यहाँ था, ये सब बोन निकला हुआ था, ये सब जुड़ा हुआ था। 31 सर्जरी हुआ है। सही बात है कि जैसे गन खरीदने के लिए लाइसेंस लगता है, एसिड खरीदने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लगता। एसिड बहुत आसानी से आप खरीद सकते हो। क्लीनिंग लिक्विड है वो, डीप क्लीनिंग के लिए हाउस होल्ड आइटम्स के अंदर आ जाता है वो। मिलता था, You can get it at a corner राशन शॉप, 30 से 40 रुपए का मिलता है। मैडम ये बताएंगे कि अगर किसी के ऊपर हो जाए तो उसको 1, 2, 3 स्टेप्स क्या लेने से, मतलब यहाँ तक हमें पता नहीं है, खाली पानी डालना, नहीं डालना, कितना डालना, कैसे उसको। देखिए ऐसा है, मतलब जैसे यहाँ बॉडी पे हमारे एसिड है, तो हमें यहाँ पे इतना पानी डालना है कि इसको हटा के डालना है, क्योंकि ये पानी अगर यहाँ पे गिरेगा तो ये भी डैमेज होगा। अच्छा, दूर रख के। हाँ, मतलब बॉडी का पार्ट हटा के, जैसे चेहरे पे आया तो आपको इधर से डालना है, ये पानी इधर आएगा तो इधर भी डैमेज होगा। अच्छा, वो टाइम ऐसा होता है, वो आपको ही डिसीजन लेना। मानो ठंडी बहुत है, अब आप ठंडा पानी अनलिमिट डालोगे तो वो तो मतलब और हालत बिगड़ सकती है। मानो कोई स्ट्रॉन्ग लेडी है, फेस कर सकती है तो वो कर लेगी, और कुछ वीक होती हैं तो वो नहीं कर पाएंगी। तो मौसम के हिसाब से, लेकिन पानी थोड़ा डालोगे तो और डैमेज होगा। पानी अनलिमिटेड ही डालना है, कंटिन्यू कि वो बह जाए, निकल जाए, तो उससे जो है जो डैमेज होगा ना वो कम होगा। डाइल्यूट है एक तरह से, बट उसका खतरा वो है कि वो दूसरी जगह शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया और समथिंग लाइक दैट, तो लेकिन वो नीचे जाएगा। हाँ, तो वो अगर आप बहता हुआ जाएगा तो वो सारी बॉडी में स्कार्स बनाता हुआ ही जाएगा। आप देखिए मेरे यहाँ पे स्कार्स है, तो ये आई में से आंसू निकला था, उस आंसू से स्कार्स बन गया। इतना मतलब इतना हल्का सा पानी भी एसिड बैन ही कर देना चाहिए सेल। एक्चुअली लॉ तो आया है, लेकिन वो आधार कार्ड आप दे के आप एसिड लो, लेकिन गवर्नमेंट का लॉ तो कुछ काम का है नहीं, उन लोग कुछ सजा देते नहीं है। मेरे को तो ऐसा लगता है जिसने अगर फेंका है ना एसिड, उसके ऊपर भी डालना चाहिए, उसको भी डालना ही बेस्ट है। उसके प्राइवेट वायलेंस इज राइट वे इमोशन के अंदर रियलाइज कि व्हाट ही हैज डन रॉन्ग, क्या फर्क। मैं तो बोलती हूँ दैट्स द रीजन व्हाई देयर नीड्स टू बी सेंसिटाइजेशन, देयर नीड्स टू बी, उसके बारे में बातें होनी जरूरी है। जिनके ऊपर हुआ है उनको अपनी लाइक एक्सप्रेस करने का, उनको ही डालना चाहिए उनके ऊपर। पर लेडीज ऐसा दिल नहीं ला सकती, लोगों को मिलनी चाहिए, और इससे काफी मेरे ख्याल से लोगों का लोगों में तो सजा बहुत दे दी जाए, बस इसका और कुछ कोई सोल्यूशन नहीं। आप उनसे शेयर करिए, आपका फ्रेंड सर्कल है उनमें शेयर करिए कि अगर कहीं पे ऐसे अटैक होता देख रहे तो आप उसको जाके हेल्प करें, या मतलब ऐसा है एक चेन बनना चाहिए। अगर हम अब खुद को बेहतर करेंगे
अपने आसपास के लोगों को बेहतर करेंगे, चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली बेहतर होंगी। हम पूरी दुनिया नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम खुद को बदलेंगे तो वन बाई करके सब बदलेंगे। हाँ, मुझे पूछना था, आपने ये फिल्म पहले बार तो नहीं देखी, आपने या आपके कॉमरेड्स ने, तो आपको कैसे लगी ये फिल्म? अगर आप बनाती तो कुछ फर्क होता तो होता ही, लेकिन आपको कैसी लगती है फिल्म? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट टाइम देखा था, मतलब तो ऐसा होता ना, कुछ चीज़ें समझ आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, और मैं काफ़ी बार देख चुकी हूँ, तो मुझे तो हर बार बड़ा इंटरेस्ट आता है मूवी देखने में। मैं एक व्यू दूँ, ये पिक्चर देख के तो मेरे को लगता है कि ये अटैक पे तो है ना, उसको सजाए मौत दे देनी चाहिए सच्ची। क्या ये